नमस्कार, आदाब मेरे प्यारे साथियों, स्वागत आप सभी का हमारे इरिगेशन इंजीनियरिंग लेक्चर नंबर 2 में। मैं निखिल गोयल एक बार फिर से आज आप सभी के लिए सभी एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए इरिगेशन इंजीनियरिंग लेकर आया हूं। उम्मीद है लेक्चर नंबर 1 आप लोगों ने देखा होगा और पसंद भी आया होगा। तो इसी तरह के लेक्चर इसी प्लेटफॉर्म पर मुझसे देखते रहिए, पढ़ते रहिए और जो मैं कंटेंट दे रहा हूं उसके नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि एग्जाम में इन्हीं में से आता है। ठीक है, तो अगर ये भी पढ़ जाओगे ना तो बहुत कुछ आप लोगों को फ्री में मिलेगा और आप एग्जाम को इजीली क्रैक कर सकते हो। यहां सेशन को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, भैया दिस इज माय कोड। आप अगर अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर मेरे प्लस कोर्स में पढ़ना चाहते हैं, मेरे गाइडेंस में एक एक चीज को तैयार करना चाहते हैं, तो एनजी लाइव मेरा कोड है। इस कोड को अप्लाई करोगे तो 10% का डिस्काउंट मिलेगा ओवरऑल कॉस्ट पर। ठीक है, प्लस आपको छोटी सी इंफॉर्मेशन और दे दूं, आपका कोई फ्रेंड है जो अनअकैडमी पर जुड़ना चाहता है तो वो भी इस कोड को यूज कर सकता है, एनजी लाइव कोड को। उनको भी 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलता है जब वो ये कोड अप्लाई करते हैं। अनअकैडमी पर 32+ एग्जाम की तैयारी करवाई जाती है। तो ये बात ध्यान रखना भैया, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, टॉप एडुकेटर से पढ़ना है तो अनअकैडमी पर जुड़िए, इस कोड को अप्लाई करवा दो, 10% का डिस्काउंट उनको भी अवेल होगा। साथ के साथ मैं बता दूं कि जब भी आप पेमेंट करते हैं तो पेमेंट करते टाइम एक्चुअली में मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को इस तरह का एक स्क्रीन मिलता है। ठीक है, इस तरह के स्क्रीन में क्या होता है, यहाँ जब आप पेमेंट करोगे ना तो यहाँ एक ऑप्शन आता है रेफरल कोड का। यहाँ आपको इस तरीके से एनजी लाइव लिखना है। जैसे एनजी लाइव लिखोगे 10% का डिस्काउंट होगा और ये कॉस्ट घट के इतनी और इतनी हो जाएगी। एक साल की कॉस्ट 5400 रुपए है, फुल पैकेज सब कुछ मिलता है इसमें आपको, टेक्निकल नॉन टेक्निकल, लाइव लेक्चर, डाउट सेशन, फ्री टेस्ट सीरीज, सब कुछ। और 2 साल की तो और भी सस्ती है, 6500। सर मंथली इंस्टॉलमेंट का भी ऑप्शन होता है, आप मंथली इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और लेक्चर नंबर 2 को इतना तरीके से पढ़िएगा और जैसा पढ़ाता हूँ वैसे ही पढ़ाऊंगा। कंटेंट इन इज द मेन थिंग, जो भी दे रहा हूँ ना उसको नोट करते रहना, बड़ी प्यारी चीज है। पहली बार फ्री में ला रहा हूँ, वरना इस तरह का कंटेंट हम पेड में ही रखते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। Flood irrigation is based on option A, level or gentle slope field, level and gentle slope field। दूसरा B आपको कहता है स्लोपी फील्ड। C आपको यहाँ पर कहता है बोथ A एंड B, एंड D आपको कहता है ना अब क्वेश्चन 2 में आप लोगों को बोला गया द मेथड क्वेश्चन 2 में आप लोगों को बोला गया द मेथड इन विच growing crops is on ridges, growing crops is on ridges, running on side of the water, running on the sides of the water is called, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? तीसरे क्वेश्चन में आप लोगों को बोला गया है यहां से कि आगे लंबा लंबा हो जाएगा तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा पीडीएफ। ये फिलहाल 2 ही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अभी। ये 2 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं गाइस। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? फ्लड इरिगेशन किस पे बेस्ड है? देखिए हमको पता है कि वी हैव 2 टाइप ऑफ द ग्राउंड्स, वन इज द स्लोपी ग्राउंड, द अदर वन इज द लेवल ग्राउंड। बात को समझिए। फ्लड इरिगेशन मतलब आप लोग समझ रहे हैं, इट इज द टाइप ऑफ द पेरिनियल इरिगेशन, इट इज द टाइप ऑफ पेरिनियल इरिगेशन। एंड पेरिनियल इरिगेशन के टाइम पे यू कैन से दैट कि इट इज हैविंग अनकंट्रोल्ड डिस्चार्ज, इट इज हैविंग अनकंट्रोल्ड डिस्चार्ज। ऑब्वियसली इसका डिस्चार्ज अनकंट्रोल्ड रहेगा क्योंकि फ्लड का कोई डिस्चार्ज का कंट्रोल थोड़ी होता है मेरे पास, इट इज अनकंट्रोल्ड डिस्चार्ज। आई कैन से दैट अगर ग्राउंड बहुत स्लोप है एंड uncontrolled discharge की है, then the velocity will be going to much high, तो शायद इरिगेट नहीं करेगा, क्रॉप्स को साथ बहा कर ले जाएगा। इसलिए आई कैन से दैट कि हम लोग इसको लेवल ग्राउंड या जेंटल स्लोप ग्राउंड के लिए ही यूज करेंगे। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कंसेप्ट को समझकर चलिएगा
कि वहां पर हम क्यों इस चीज का यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। दूसरा मेरे को कहता है यहाँ पर कि ग्रोइंग क्रॉप्स ऑन साइड ऑफ द रिजेस, ग्रोइंग क्रॉप्स ऑन साइड ऑफ द रिजेस, रनिंग ऑन साइड ऑफ द वाटर। कहने का मतलब है जैसे ये फील्ड होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे रिज बना देते हैं, और रिज में क्या होता है, पानी जाता है, रिज में क्या होता है, पानी जाता है, और क्रॉप्स इनके दोनों साइड उगाते हैं, क्रॉप्स इनके दोनों साइड उगाते हैं, एंड द वाटर जस्ट सीप्स इनटू द फील्ड। तो इस मेथड को हम क्या नाम दे रहे थे, कैन एनीबॉडी टेल मी इस मेथड को हम क्या नाम दे रहे थे, तो मुझे बताएगा इस मेथड को हम क्या नाम दे रहे थे। हाँ, इस मेथड को हम लोग फरो इरिगेशन का नाम दे रहे थे। सो ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आप लोगों को याद रखना है, और इस सेशन के बाद मैं आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा, इस सेशन के तुरंत बाद अपलोड कर दूंगा। थोड़ा अपडेट रखना। नोट्स कहाँ मिलेंगे गौरव कुमार, मैं समझा नहीं। वैसे तो जो लेक्चर में मैं लिखता हूँ उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो इट विल बी द नोट्स, ठीक है, अलग से कोई नोट्स नहीं है, यही सारा नोट्स है। सर बुक, हाँ बुक के लिए आप आए नहीं 1 बजे, धीरेन्द्र 1 बजे आप आए नहीं, मैंने एसएससी के लिए स्पेशल सीरीज लॉन्च करी है। अब तो मैंने उसमें अनाउंस करा था कि मैं आपको बुक दे देता हूँ, हल्की फुल्की जो गलती होंगी, हल्की फुल्की गलतियां होंगी वो आप मैनेज कर लेना अपने आप से, हल्की फुल्की पाएंगी, ज्यादा नहीं पाएंगी। सो हल्की फुल्की गलतियां मैनेज कर लेना, बाकी हो जाएगा काम। तो मैं आपको मेल पे भेज देता हूँ, मुझे व्हाट्सएप पे मेल कर दो सारे, ठीक है। अभी बात आती है यहाँ से, लेडीज एंड जेंटलमैन, we need to start our unit 2, we need to start our unit 2, that is the soil water relationship, soil water relationship and plant relationship, soil water relationship with plants, ठीक है। तो अभी मेरी बात आती है यहाँ से, हमको पता है यहाँ पर कि भैया सॉइल की जितनी ज्यादा ताकत होगी पानी को होल्ड करने की, वो उतनी बेस्ट इरिगेशन प्रॉपर्टी को शो करेगा, जाहिर सी बात है ना। आई कैन से दैट कि वाटर रिटेन्ड इन द सॉइल इज द मेजर कंसर्न, वाटर रिटेन्ड इन द सॉइल, वाटर रिटेन्ड इन द सॉइल इज मेजर कंसर्न फॉर द इरिगेशन, मेजर कंसर्न ऑफ इरिगेशन। तो अभी अपने को पता है यहाँ पर कि भैया हमारी मिट्टी में जो पानी रुक जाता है, या फिर मिट्टी की वो ताकत जो पानी को रोक लेती है, वो ही एक्चुअली में इरिगेशन के काम आती है। जो मिट्टी पानी को साक्षात बहने देती है, अपने अंदर पानी को सोखती नहीं है, वो मिट्टी कभी इरिगेशन के लिए काम में नहीं आती, ऑब्वियसली नहीं आती। सो आई कैन से दैट कि सॉइल वाटर रिलेशनशिप विद प्लांट्स, व्हाट डज इट टेल्स अस टू अस, वाटर रिटेन्ड इन द सॉइल इज द मेजर कंसर्न ऑफ इरिगेशन, ये हमको पता लग चुका है। आई कैन से दैट कि जितना सॉइल का पोरोसिटी होगा, मेरे शब्दों पर गौर दें, जितना सॉइल का पोरोसिटी होगा उतनी ज्यादा सॉइल वाटर को अटेन कर पाएगी, या फिर जितना सॉइल का पोरोसिटी कम होगा उतनी ज्यादा सॉइल वाटर को रिटेन कर पाएगी, या वाटर रिटेंशन कैपेसिटी जो है वो सॉइल की पोरोसिटी पर डिपेंड ही नहीं करता। ये क्वेश्चन दिमाग में हमारे आता है, मैं आप लोगों को ये चीज समझाऊंगा। उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि आप सभी को पता है कि हम जो इरिगेशन करते हैं वो सारा पानी से ही खेल चल रहा है, और पानी का मिट्टी के साथ जो रिलेशन है उसका खेल है इरिगेशन। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि आप लोगों का जो कि ग्रोथ ऑफ द क्रॉप्स है वो किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। ग्रोथ ऑफ द क्रॉप्स को अगर मैं देखना चाहूं तो वो किन फैक्टर पे डिपेंड करते हैं, डिपेंड्स ऑन किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि वाटर रिटेंशन कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी ऑफ द सॉइल पर डिपेंड करता है कि अगर कोई मिट्टी पानी को रोक रही है तो वो काम में आ सकती है, अगर वो मिट्टी पानी को नहीं रोक रही तो वो पानी बह जाएगा और वो मिट्टी का टोटल कोई काम नहीं हो पाएगा। समझ में आ चुका है। दूसरा मैं यहाँ पर कह सकता हूँ लेडीज एंड जेंटलमैन कि अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर टू द प्लांट रूट्स, अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर टू द प्लांट रूट्स, कितना पानी प्लांट रूट्स पे अवेलेबल हो रहा है ये उस पर भी डिपेंड करता है। और तीसरा मैं यहाँ पर एक और चीज लिख सकता हूँ कि रेट एट विच द वाटर एंटर्स इनटू द सॉइल, रेट एट विच वाटर एंटर्स इनटू द सॉइल, ये इस चीज पर भी डिपेंड करता है। अब मेरी यहां से बात आती है मेरे प्यारे बंधु कि हम लोगों को ये तो समझ में आ चुका है
कि आपका जो ये सॉइल वाटर है ये टोटली इरिगेशन से रिलेट है और आपकी इरिगेशन की जो प्रोडक्शन यूनिट है वो इन 3 चीजों पर डिपेंड करती है। तो सर ये तीनों ही चीजें कहीं ना कहीं सॉइल वाटर रिलेशनशिप से जुड़ रही है, इसीलिए सॉइल वाटर रिलेशनशिप को पढ़ना हमारे लिए एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट टॉपिक बन जाता है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। एक छोटा सा टॉपिक आता है मेरे पास जिसको मैं जानता हूं वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के नाम से। मैं कह सकता हूं व्हाट डू यू मीन बाय द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। आई विल से दैट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज डिफाइंड एज एक सॉइल कितना वाटर होल्ड कर सकती है, अमाउंट ऑफ द वाटर होल्ड बाय द सॉइल, अमाउंट ऑफ वाटर होल्ड बाय द सॉइल, होल्ड बाय सॉइल, ये चीज मैं कह सकता हूं। एंड आई कैन से दैट लेडीज एंड जेंटलमैन कि ये किस चीज पर डिपेंड करता है, इट इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द साइज, इट इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द साइज एंड नंबर ऑफ द पोर्स इन द सॉइल। जितना साइज और ये नंबर दोनों पे डिपेंड करता है पोर्स इन द सॉइल, इनडायरेक्टली मैं एक और चीज यहां पर लिख सकता हूं, द फैक्टर विच डिनोट्स टू मी द साइज एंड द नंबर ऑफ पोर्स इन द सॉइल इज नोन टू बी एज द पोरोसिटी। एंड एवरीबडी नोज दैट कि पोरोसिटी क्या होता है, ये मैं आप लोगों को अभी नहीं पढ़ाने वाला। तो कहीं ना कहीं मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो पोरोसिटी के पास डिपेंड कर रही है। शब्दों पर गौर देना। अभी बच्चों के दिमाग में एक चीज अपने आप आ जाती है बिना बताए कि अगर ये पोरोसिटी पर डिपेंड कर रही है तो पोरोसिटी बढ़ेगी तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। और ये क्वेश्चन आया हुआ है, एग्जाम मुझे याद नहीं है, यूथ की किताब में देखा था। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस तरह से डिपेंड करती है। देखिए अगर मैं पोर्स की बात करता हूं तो पोर्स आर ऑफ 2 टाइप्स। पोर्स आपके 2 तरीके के होते हैं। पहला आप लोगों का होता है कैपिलरी पोर्स, पहला आपका होता है कैपिलरी पोर्स, दूसरा आप लोगों का होता है नॉन कैपिलरी पोर्स। नाउ एज द नेम सजेस्ट, और आप लोगों को पता है कि कैपिलैरिटी क्या होती है। 1 मिनट मैं रिफ्रेश करूंगा, 1 मिनट का पेशेंस करिएगा। आप सभी को पता है लेडीज एंड जेंटलमैन की कैपिलैरिटी क्या होती है, सबको पता है। और आपको ये चीज भी पता है कि कैपिलैरिटी इज टोटली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सरफेस टेंशन, ये भी पता है। ये चीज भी सॉइल मैकेनिक्स में आप लोग पढ़ के आ चुके हैं कि जितना फाइन सॉइल होगा उतनी कैपिलैरिटी बनने के चांस होते हैं। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा आप लोगों ने सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ा, ठीक है। तो आई कैन से दैट कि अभी तुम लोगों को इस नाम से ही समझ में आ चुका है, वो पोर्स जिसके अंदर कैपिलैरिटी शो होती है उनको बोला जाता है कैपिलरी पोर्स, और वो पोर्स जिनके अंदर कैपिलरी एक्शन नहीं दिखता उनको बोला जाता है नॉन कैपिलरी पोर्स। नाउ हैव अ कंसंट्रेशन हियर। मैं यहां पर कहना चाहूंगा कैपिलरी पोर्स क्या होता है। पहली ही चीज मैं कहूंगा कि इट इज स्मॉल इन द साइज, इट इज स्मॉल इन द साइज सो दैट इट कैन शो कैपिलैरिटी, कैन शो कैपिलैरिटी। ये चीज तो समझ में आ चुकी है कि ये स्मॉल रहते हैं साइज के अंदर ताकि ये कैपिलैरिटी शो कर सके। और ये क्या है, दैट इज लार्ज इन द साइज एंड डज नॉट शो एनी काइंड ऑफ द कैपिलैरिटी। यू कैन से दैट लेडीज एंड जेंटलमैन कि इट कैन होल्ड वाटर अगेंस्ट ग्रेविटी। अभी कैपिलैरिटी का मतलब क्या है, वाटर अगेंस्ट ग्रेविटी को होल्ड कर सकता है। इट कैन होल्ड वाटर अगेंस्ट ग्रेविटी, इट कैन होल्ड वाटर अगेंस्ट ग्रेविटी। शब्दों पर गौर देना, अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा। दूसरा मैं कहना चाहूंगा डज नॉट होल्ड, ये कोई पानी वानी को होल्ड नहीं करता है ना। तो आई कैन से दैट कि अभी प्रोडक्शन में कौन काम आ रहा है, प्रोडक्शन के टाइम पर कौन काम आ रहा है, ये चीज जल्दी बताएंगे प्यारे दोस्तों। प्रोडक्शन में कौन ज्यादा काम आ रहा है, ऑब्वियसली आई कैन से दैट ना, इसकी प्रोडक्शन ज्यादा है। इसकी प्रोडक्शन कैसी है, इसकी प्रोडक्शन या फिर यील्ड कुछ भी कह सकते हो, वो ज्यादा है। इसकी प्रोडक्शन कम है, इसकी प्रोडक्शन कम है। चौथा पॉइंट में यहां पर लिख सकता हूं कि ये किस टाइप की सॉइल में आपको देखने को मिलेगा, जनरली क्लेई और सिल्टी सॉइल में देखने को मिलेगा। ये वाला आप लोगों को सैंडी सॉइल में देखने को मिलेगा। अच्छा एक चीज और आती है, बच्चे सोच रहे हैं कि ये 100% सही है, ये 100% गलत है। नहीं नहीं नहीं, एक पॉइंट ऐसा आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके कारण टक्का पलट जाता है। वो पॉइंट क्या बनता है आप लोगों का, मैं कहूंगा कि कैपिलरी पोर्स के अंदर ड्रेनेज जो है वो वेरी पुअर है, ड्रेनेज वेरी पुअर। क्यों, अरे जगह ही नहीं है पानी को बहने की। साथ के साथ आई विल यूज अनदर वर्ड दैट इज आल्सो नोन टू बी एज द एरेशन वेरी पुअर। एवरीबडी नोज व्हाट इज एरेशन। सर सबको पता है देयर शुड बी द पैसेज ऑफ द वेंटिलेशन इन द सॉइल आल्सो, ताकि आप लोगों की
चीजें चलती रहे और सॉइल में किसी तरह की कोई कमी ना हो। अगर वेंटिलेशन सॉइल में नहीं है तो देयर कैन बी द अटैक ऑफ द वेरियस इंसेक्ट्स ऑन द सॉइल so that its fertility will be going to decrease at a culminating extent. Got it? तो मैंने कहा कि इस कैपिलरी मिट्टी के अंदर एरेशन प्रॉपर्टी बिल्कुल कम है क्योंकि पोर्स बहुत छोटे हैं तो निकल ही नहीं पाती हवा। मैं कहना चाहता हूं इट इज हैविंग द गुड ड्रेनेज एज वेल एज गुड ड्रेनेज एंड एरेशन। एरेशन एंड ड्रेनेज इसके अंदर बहुत बढ़िया चलता है। कैसा चलता है? गुड चलता है, जिसके कारण मैं ये बात कह सकता हूं, अभी तुमको ये चीज तो समझ आ चुका है कि यहां पर लेडीज एंड जेंटलमैन तुम्हें कैपिलरी के साथ साथ नॉन कैपिलरी की जरूरत भी पड़ती है। जैसा मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि तुम बिल्कुल यही सब नहीं रख सकते, तुम्हें एरेशन भी देना पड़ेगा। एरेशन देने के लिए तुम नॉन कैपिलरी कोर्स की तरफ जाओगे। तो अभी इसी को मद्देनजर रखते हुए एक छोटा सा नोट आता है कि आइडियल सॉइल की मैं बात करूं, आइडियल सॉइल शुड हैव equal number of कैपिलरी पोर्स एंड नॉन कैपिलरी पोर्स। आइडियल सॉइल के अंदर इक्वल नंबर ऑफ कैपिलरी पोर्स एंड नॉन कैपिलरी पोर्स होते हैं। ये चीज आप लोगों को याद रखनी है और पूछ सकता है आजकल के पैटर्न के मुताबिक, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद मेरे पास बात आती है प्यारे दोस्तों यहाँ पर कि अगर मैं सॉइल वाटर की बात करता हूँ, यहाँ से तो सबको पता है देयर आर 4 टाइप्स ऑफ द सॉइल वाटर। जनरली 3 ही टाइप होते हैं, तो मैं 3 के बारे में लिख देता हूँ। पहला होता है आप लोगों का कौन से वाला? ग्रेविटेशनल वाटर। पहले अगर मैं सॉइल वाटर की बात करूं तो फर्स्ट वाटर इज नोन टू बी एज द ग्रेविटेशनल वाटर। आई कैन से दैट फर्स्ट वर्ड ही सबसे पहले लिख देता हूँ, इट इज नॉट अवेलेबल टू द प्लांट ग्रोथ। अरे वाटर सॉइल से इनफिल्टर होके ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में बिल्कुल नीचे चले जाते हैं। इट विल बी गोइंग टू ज्वाइन द वाटर टेबल। It won't available for the plant growth. Everybody knows that. It is not available for plant growth. ये पानी plant growth के लिए available नहीं होगा। ठीक है, I will say that this water infiltrates into the ground. This water infiltrates into the ground. This water infiltrates into the ground and joins water table. And joins ground water table. जिसको मद्देनजर रखते हुए मैं कह सकता हूं कि ग्राउंड वाटर टेबल को इंक्रीज करता है, लेकिन प्लांट की ग्रोथ में ये चीज कभी काम में नहीं आती। अब एक चीज तो समझ में आना चाहिए प्यारे दोस्तों, फॉर दिस वाटर टेबल टू बी इंक्रीज, फॉर दिस वाटर टू इंक्रीज द वाटर टेबल वी रिक्वायर विद सॉइल। Water table we require with soil. We can say that कि we require sandy soil. We require mostly sandy soil जिसके अंदर ड्रेनेज और एरेशन बहुत अच्छा होता है। ये क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है, सैंडी सॉइल से यहाँ पर क्या मतलब बना? जिसके अंदर आप लोगों का ड्रेनेज एंड एरेशन बहुत अच्छा होता है। ड्रेनेज एंड एरेशन दोनों ही बहुत अच्छा होता है उस सॉइल की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए इसके बाद मेरे पास अगला आता है, दैट इज नोन टू बी एज व्हाट? दैट इज नोन टू बी एज द कैपिलरी वाटर। दैट इज नोन टू बी एज द कैपिलरी वाटर। नाउ आई कैन से दैट लेडीज एंड जेंटलमैन, कैपिलरी वाटर आई विल से दैट इट प्रेजेंट्स अबव द ग्राउंड वाटर टेबल। इट प्रेजेंट्स अबव द ग्राउंड वाटर टेबल। ये ग्राउंड वाटर टेबल से ऊपर प्रेजेंट रहता है एंड इट मूव्स अपवर्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सरफेस टेंशन। ग्राउंड वाटर टेबल एंड it moves upward under the influence of surface tension. I will say that up to the root zone. अब तुम लोगों को ये चीज तो समझ में आ चुका है कि ये जब सरफेस टेंशन के इन्फ्लुएंस में ऊपर जाता है, रूट जोन तक चले जाता है, so it is readily available for the plant growth. I will say that it is readily available for plant growth. ये चीज मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज मैं समझ चुका हूँ। And the third one is known to be as what? Third one is known to be as the hygroscopic water. Now what is hygroscopic water? I will say that it is the kind of the absorbed water. It is the kind of the absorbed water. I will say that it is absorbed water held tightly to the
held tightly to the soil particle in the form of layers. ठीक है, not available to the plant growth, not available to plant growth, not available to the plant growth. I will say that. अब एक ही बात मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं भैया, अच्छे से सोचकर आंसर करिएगा एंड आई विल टेल यू द रीजन इटसेल्फ। तो अभी मैं आपको कहना चाहता हूं, यू हैव थ्री सॉइल्स। यहाँ पर मैंने कहा कि वी नीड टू टेल अबाउट द हाइग्रोस्कोपिसिटी। हाइग्रोस्कोपिसिटी के बारे में हमको बताना है कि किसमें ज्यादा इन्फ्लुएंस जाएगा हाइग्रोस्कोपिक वाटर का। वी हैव क्ले, वी हैव सिल्ट एंड वी हैव सैंड। जल्दी बताइए, हमारे पास क्ले है, सिल्ट है और सैंड है, तो सबसे ज्यादा किस में आएगा? क्ले में आएगा, सिल्ट में आएगा कि सैंड में आएगा? हाइग्रोस्कोपिसिटी जल्दी से बताएंगे, सबसे ज्यादा किस में आएगा? सैंड में बोला जा रहा है दिनेश और धीरज के थ्रू। मैं जरा बताना चाहूंगा यहाँ पर आप क्या लॉजिक लगा रहे हैं, कैन यू प्लीज टेल मी? हाइग्रोस्कोपिसिटी सबसे ज्यादा सैंड में क्यों आई, कैन यू प्लीज टेल मी? आप क्या सोच के आंसर कर रहे हैं, कैन यू प्लीज टेल मी? पोरोसिटी ज्यादा है, तुक्का मार दिया और गलत हो गया। अब लिख लो, फिर मैं रीजन बता देता हूँ। क्ले आ जाता है, फिर आ जाता है सिल्ट और फिर आ जाता है सैंड। सर क्या नाम बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कैन यू प्लीज टेल मी? आई नो दैट हाइग्रोस्कोपिक वाटर है क्या? Hygroscopic water is the absorbed water which surrounds the soil particles, in the form of layers. And I know that it is only and only due to the adhesion force. I can say that now hygroscopic water is only and only due to what? It is only due to the adhesion force. Everybody knows that it is only due to the adhesion force. Now, ladies and gentlemen, have a concentration here. If it is only due to the adhesion force, then you can say that कि clay adhesion force है क्या? Totally and totally the charge force. It is the force due to the presence of charge. And I know that कि clay has the maximum power of charge. Then silt आती है, and then मेरे पास sand आती है. That's why I am saying that कि आप लोग स्कोप करो। अब तुम्हारे कंसेप्ट पर आता हूँ। पोरोसिटी अगर ज्यादा है तो पानी इनफिल्टर होता है। पोरोसिटी अगर ज्यादा है तो पानी इनफिल्टर होता है, पर पानी एब्जॉर्ब नहीं होता। ये बात याद रखना। एब्जॉर्बिंग पावर की मैं बात करूं, देन इट इज ओनली ड्यू टू द एडहेशन। तो आई कैन से दैट कि क्ले हैज द मैक्सिमम पावर ऑफ चार्ज, दैट्स व्हाई हाइग्रोस्कोपिक कैपेसिटी उसकी ज्यादा जाएगी। ठीक, अभी इसी के साथ नोट करके एक बात को याद रखेंगे कि मैं इसको समझाऊंगा बाद में, लिख लो पहले। वाटर सराउंड्स द सॉइल पार्टिकल, हाइग्रोस्कोपिक वाटर। Hygroscopic water surrounds the soil particle by 32 atmosphere. अब ये 32 atmosphere क्या है? I will say that ब्रैकेट में लिख लो, it is the unit of soil moisture tension. It is the soil moisture tension unit. अब ये soil moisture tension क्या होता है, मैं अभी थोड़ी देर में तुमको बताता ही हूँ, टेंशन मत लेना इस चीज की। ये चीज तुमको क्लियर हुआ? दूसरा पॉइंट यहाँ पर लिखना कि हाइग्रोस्कोपिक वाटर रिमूव कैसे किया जा सकता है। हाइग्रोस्कोपिक वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय व्हाट? हाई टेम्परेचर हीटिंग। कैन बी रिमूव्ड बाय हीटिंग एट हाई टेम्परेचर। ये चीज आपको याद रखना, ठीक है? अब मेरी बात आती है यहां से, लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारा अगला ही टॉपिक आता है, दैट इज नोन टू बी एज द सॉइल मॉइस्चर टेंशन। ये क्या होता है? अभी सॉइल मॉइस्चर टेंशन को मैं हर जगह अब एसएमटी लिखूंगा, तो आप लोग इसको एसएमटी के नाम से ही जानना। आई विल से दैट इट इज डिफाइंड एज द फोर्स exerted by plant root to per unit area to extract water from the soil. Are you getting this point? कि पानी को निकालने के लिए जड़ एक फोर्स तो लगाती है ना। हाँ, सिंपल सी बात है। और तुम्हें पता है जड़ बहुत बड़े एरिया में फैली हुई है, तो
तो पर यूनिट एरिया में जितनी भी जड़ आ रही है, तो कितनी जड़ कितना फोर्स लगा रही है पानी को निकालने के लिए, दैट फोर्स इज नोन टू बी एज द सॉइल मॉइस्चर टेंशन। प्रैक्टिकली सोचो यार, आपको भी पता है कि जड़ एक जीवित है, दैट इज अ लिविंग। एनो जानता है यहां से कि तुम लोगों की जड़ भी एक ताकत लगाती है, लेकिन इनडायरेक्टली तुम ऐसा भी कह सकते हो कि ये सरफेस टेंशन के रूप में पानी ऊपर आता है, सरफेस टेंशन के रूप में पानी ऊपर आता है। तुम ऐसा कह सकते हो कि जितना ज्यादा फोर्स आपकी जड़ आपकी मिट्टी की तरफ लगा रही है, उतना ही तेजी से पानी ऊपर आ रहा है। मेरी बात को समझना, जितना ज्यादा फोर्स आपकी जड़ आपकी मिट्टी पर लगा रही है, उतना ही तेजी से पानी ऊपर आ रहा है। और वो पानी ऊपर आने के फिनोमिना को हम लोग कहते हैं कैपिलैरिटी। इट इज ओनली ड्यू टू द सरफेस टेंशन, नथिंग एल्स। इट इज ओनली ड्यू टू द सरफेस टेंशन। मैं जो लॉजिक दे रहा हूं वो थ्योरेटिकली गलत है, प्रैक्टिकली भी गलत है, लेकिन समझने के लिए बहुत आसान है, इसीलिए बता रहा हूं कि जितना फोर्स आपकी जड़ लगा रही है, पानी उतनी तेजी के साथ आ रहा है। तो तुम लोगों को समझ में आ चुका है एक्चुअली में सॉइल मॉइस्चर टेंशन क्या होता है, कि जितनी ज्यादा पानी तेजी से ऊपर आ रहा है ना, तुम वहां पर देखकर बता सकते हो कि आपका सॉइल मॉइस्चर टेंशन क्या है। समझ में आ गया होगा। It is the force acting by the plant root to extract water from the soil that is known to be as the soil moisture tension। अब मेरी बात को समझते हुए चलेंगे, यहां से एक इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए लाया हूं कि ये सॉइल मॉइस्चर टेंशन जो है एक्चुअली में, इससे पहले वाली चीज, इसकी यूनिट की मैं बात करना चाहूं तो इसकी यूनिट क्या होती है सर? इसकी यूनिट होती है एटमॉस्फेयर। इसकी यूनिट होती है एटमॉस्फेयर। वी जस्ट मेजर इट इन द एटमॉस्फेरिक टर्म्स, ठीक है तो प्रेशर ही, फोर्स पर यूनिट एरिया ही तो है, प्रेशर ही तो है। अभी मेरी बात को समझना, 32 एटमॉस्फेयर का क्या मतलब है? 32 एटमॉस्फेयर का यहाँ पर ये मतलब आता है प्यारे दोस्तों कि आपकी मिट्टी को बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, सॉरी प्लांट की रूट्स को पानी निकालने के लिए। प्लांट की रूट्स को बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा पानी निकालने के लिए। और आई विल से दैट 32 एटमॉस्फेयर इज इम्प्रैक्टिकेबल, टोटल प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। 32 एटमॉस्फेयर का प्रेशर तुम लोग जानते हो कितना ज्यादा हो रहा है, प्लांट रूट नहीं लगाती है तो पानी इसलिए वो वाला निकल ही नहीं पाता। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो मैंने क्या कहा कि किस सराउंड द सॉइल बाय कितना फोर्स लगता है? 32 एटमॉस्फेयर के एडिशन फोर्स से आपका पानी उसके साथ चिपका होता है, ठीक है। अब एक छोटी सी बात को समझना, पहले मैं इसके बारे में लिखवा देता हूँ तो तुम्हें ज्यादा और क्लियर हो जाएगा। अभी मेरी बात का एक छोटा सा, इट इज ऑल्सो नोन टू बी एस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, 4-5 नाम और होते हैं इसके, वो भी याद रखना है। पहला नाम आता है सॉइल सेक्शन, पहला नाम आता है यहाँ पर सॉइल सेक्शन। दूसरा नाम यहाँ पर आता है फोर्स ऑफ सक्शन, इसको हम फोर्स ऑफ सक्शन के नाम से भी जानते हैं, सॉइल पुल के नाम से जानते हैं, सक्शन को पुल लिखे, सॉइल पुल, फोर्स ऑफ सक्शन। तीसरा नाम मेरे पास इसका आता है कैपिलरी पोटेंशियल, एंड द फोर्थ वन इज नोन टू बी एज द कैपिलरी टेंशन। फोर्थ वन क्या होता है? कैपिलरी टेंशन। ये आपको याद रखना है। अब मेरी बात एक छोटी सी नोट करके लिखना है यहाँ से, एक छोटा सा टर्म आता है दैट इज नोन टू बी एज टीनेसिटी। आजकल पूछ रहे एग्जाम के अंदर टीनेसिटी क्या होता है। अभी मैं एक चीज को कहना चाहूंगा प्यारे दोस्तों कि जितना फोर्स उसको लगाना पड़ रहा है, छोटी सी चीज लिख देता हूं तो आपको क्लियर हो जाएंगे। मोर इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू एक्सट्रैक्ट वाटर, मोर इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू एक्सट्रैक्ट वाटर फ्रॉम द सॉइल, मोर इज द टीनेसिटी, मोर इज टीनेसिटी। तो टीनेसिटी को बच्चे जनरली यहाँ पर कंफ्यूज क्या होते हैं? टीनेसिटी को बच्चे सरफेस टेंशन से रिलेट करते हैं, बट टीनेसिटी इज ऑपोजिट टू द सरफेस टेंशन। ग्रेटर इज द सरफेस टेंशन, ग्रेटर इज द सरफेस टेंशन मींस जितना पानी ऊपर आ रहा है, ठीक है। ग्रेटर इज द सरफेस टेंशन, पानी ऊपर आ रहा है। आई विल से दैट एक्चुअली में जितना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है उतनी ज्यादा टीनेसिटी है। तो 32 एटमॉस्फेयर के केस में टीनेसिटी मैक्सिमम है, लिख भी लो। जैसे मैंने कहा कि इफ द वाटर इज हैविंग 0 एटमॉस्फेयर सरफेस टेंशन, तो इसकी टीनेसिटी कैसी है? बहुत कम है, इसकी टीनेसिटी बहुत कम है, ठीक है। अगर आपका कोई 32 एटमॉस्फेयर की मैं बात करता हूँ तो इसकी टीनेसिटी कैसी है? बहुत ज्यादा है, ठीक है। ये चीज आप लोगों को याद करनी है। इसी के साथ दूसरा पॉइंट भी आप लोग लिख लो कि different plants have different value of soil moisture tension। हर प्लांट की अपनी अपनी वैल्यू होती है सॉइल मॉइस्चर टेंशन की, तो एक फिक्स वैल्यू नहीं है। मैं आपको ये चीज कह सकता हूँ कि जनरली इसकी वैल्यू लाइज कितनी करती है?
जनरली रेंज ऑफ एसएमटी कितनी रखी जाती है, इंपॉर्टेंट है, दैट इज ऑफ 0 से 32 एटमॉस्फेयर के बीच में इसकी वैल्यू को हम लेकर चलते हैं, ठीक है। आगे मेरी बात कहना चाहूंगा यहाँ पर लेडीज एंड जेंटलमैन, तो एक छोटा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। सपोज मैंने कहा कि आई हैव द सैचुरेटेड सॉइल, आई एम सेइंग दैट, आप लोग आंसर करिएगा। फॉर सैचुरेटेड सॉइल, मैंने कहा कि मेरे पास एक सैचुरेटेड सॉइल है, इस सैचुरेटेड सॉइल के लिए एसएमटी कितना होगा ये आपको बताना है। थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, आप लोग दिमाग लगाओ और आंसर करो। एक सैचुरेटेड सॉइल है, एसएमटी कितना होगा? दिनेश कुमार का कहना है 0 एटमॉस्फेयर। धीरज कुमार इज ऑल्सो सेइंग 0 एटमॉस्फेयर। Obviously it is 0 atmosphere. What is the reason behind this? I will say that जब एक मिट्टी पूरी की पूरी सैचुरेटेड है, जब एक मिट्टी पूरी की पूरी सैचुरेटेड है, I can say that water is readily available all over it, the soil. तो जब मिट्टी पूरी की पूरी सैचुरेटेड है तो पानी हर जगह है, यानी पानी पेड़ों तक आराम से आ सकता है, पेड़ को कोई कश्मकश करने की जरूरत नहीं है। 0 एटमॉस्फेयर पे पानी इजिली अवेलेबल है, तो आई कैन से दैट कि फॉर सैचुरेटेड सॉइल के लिए एसएमटी 0 एटीएम के बराबर होता है। ये चीज आप लोगों को याद रखनी है, आपके काम आ सकती है। अब इसके बाद मेरी बात आती है प्यारे दोस्तों यहाँ पर कि एक और टर्म आती है, दैट इज नोन टू बी एज द सॉइल मॉइस्चर स्ट्रेस। अब ये क्या होता है? देखो, सॉइल मॉइस्चर स्ट्रेस और सॉइल मॉइस्चर टेंशन में फर्क क्या है? आई एम सेइंग दैट इट इज एसएमएस। होता क्या है समझना, यू नो दैट कि स्ट्रेस इज अ काइंड ऑफ प्रेशर, स्ट्रेस इज अ काइंड ऑफ प्रेशर, एंड टेंशन हो गया, कॉम्प्रेशन हो गया, शियर हो गया, ये सारे के सारे जो है ये स्ट्रेस की कैटेगरी है। तो आई कैन से दैट कि स्ट्रेस इज द मेन हेडिंग एंड टेंशन इज द सब हेडिंग। स्ट्रेस इज द मेन हेडिंग, टेंशन इज द सब हेडिंग। एवरीबडी नोज दैट कि व्हेनेवर वी आर परफॉर्मिंग द इरिगेशन, हम मिट्टी में पानी डालते हैं, and मिट्टी और वाटर कंटेन सम अमाउंट ऑफ द सॉइल इन इट। आई कैन से दैट ना कि या तो मिट्टी के अंदर या पानी के अंदर, मिट्टी के अंदर ही मान लो नमक होता है, नमक होता है, एंड ड्यू टू दैट नमक, इफ द नमक गॉट एक्सेस, then it will be going to damage our fertility of the soil. We know that. नमक अगर डाल देता हूं तो उस एरिया में घास नहीं उगती है, आपको पता है, पता है ये आपको, नमक डालने से फर्टिलिटी खत्म हो जाती है। तो आई विल से दैट कि भैया अगर मिट्टी के अंदर नमक है तो नमक और पानी के मिलने से एक और चीज आती है सर। आई एम सेइंग दैट एक प्रोसेस चलता है, दैट इज नोन टू बी एज द ऑस्मोसिस प्रोसेस। अब मेरी बात को समझते हुए चलना, मैंने कहा अगर मिट्टी के अंदर नमक है, अगर मिट्टी के अंदर नमक है और पानी की कमी है, अगर मिट्टी के अंदर नमक है और पानी की कमी है, तो तुमको एक चीज तो पता है प्यारे दोस्तों कि तुम्हारा बाहर से दिया हुआ पानी जो है वो मिट्टी के अंदर जाएगा, किस प्रोसेस के थ्रू? ऑस्मोसिस प्रोसेस। That is known to be as the osmosis process. And during the osmosis process, there is one stress acting on the soil. That is known to be as the osmotic pressure. You know that there is also another kind of the stress during the irrigation phenomena. That is known to be as the osmotic pressure, and also there is the existence of the soil surface tension, soil moisture tension. Now I know that कि टोटल स्ट्रेस कितना हो गया सर? एक तो वो टेंशन होगी, दूसरी ऑस्मोटिक प्रेशर हो गई, दोनों को मिला के हम कहते हैं सॉइल मॉइस्चर स्ट्रेस। एक बार थम्स अप करना, समझ आया कि नहीं आया? क्लियर है? तो आई कैन से दैट इट इज डिफाइंड एज व्हाट? इट इज डिफाइंड एज soil moisture, it is defined as sum of, it is defined as the sum of soil moisture tension and soil moisture tension and soil moisture stress. Soil moisture tension और soil moisture stress पे ये डिपेंड करता है, अपने को ये चीज पता होनी चाहिए, and it is as a sum. अब osmotic ये sorry soil moisture उसमें लिखना था osmotic pressure. I can say that यहाँ पर
SMS is equal to में SMT plus osmotic pressure. Now everybody knows that कि what is osmotic pressure. नहीं पता तो आप लोग खुद से पढ़ो, बेसिक सी चीज है, आप लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए. अब मेरी बात आती है, इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए मेरे पास एक छोटी सी बात आती है. One is known to be as the leaching. What do you mean by leaching? Suppose I am saying that कि soil is having high concentration of salt. We know that salt will be going to reduce. Salt will reduce fertility of the soil. So what we actually do here, we apply plenty of the water. We apply plenty of the water in the field. We apply plenty of the water in the field. What? We apply plenty of the water in the field so that due to osmosis process, concentration of salt in soil reduces. Concentration of the salt in soil reduces, and we get fertile soil. इस पूरे के पूरे प्रोसेस को, the whole process is known to be as, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं सर? Whole process is called leaching. इसी प्रोसेस को हम लोग लीचिंग का नाम देते हैं. तो आप लोगों ने कई बार ये भी सुना होगा, washing out of the sulfate salts, washing out of the chloride salts, washing out of the salts. Washing का मतलब यही तो है कि we just have to remove the salt from that area. And I cannot remove the salt by the washing in the field, because अगर wash करूंगा तो crops का क्या होगा? So I'm just using my engineer's mind here, and I'm just following the process of osmosis and gets the soil free from the salt, hence fertile soil. Okay? That is the important thing. अब इसके बाद मेरी बात आती है यहाँ से, छोटा सा एक कुछ कांस्टेंट्स आते हैं, तो ऐसा हेडिंग डाल लो, दैट इज नोन टू बी एज द सॉइल मॉइस्चर कांस्टेंट्स. सॉइल मॉइस्चर कांस्टेंट्स. नाउ आई विल टेल यू द नेम ओनली एंड यू विल गेट द कांसेप्ट इटसेल्फ. पहला नाम मेरे पास आता है, that is known to be as the saturation capacity. Now, what do you mean by the saturation capacity? Can you please tell me? Saturation capacity means, saturation का मतलब सबको पता है, maximum amount of the water, and capacity means holding capacity. I can write it as, it is defined as the maximum holding capacity of the soil. मेरे शब्दों पर, मेरे कंसेप्ट पर गौर देना, नहीं तो तुम कंफ्यूज होने वाले हो पक्का. इसीलिए पहले से चेतावनी कि प्लीज हैव कंसंट्रेशन. मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल को हम लोग क्या कहते हैं? सैचुरेशन कैपेसिटी. और आई कैन राइट इट एज, सर पानी कितना ज्यादा मिट्टी के अंदर स्टोर हो सकता है? मैंने कहा मेरे पास दो मिट्टी है, सॉइल ए एंड सॉइल बी. And I am saying that, ladies and gentlemen, soil 1-2, I am saying that this soil stores water of 1 kilogram. Total 1 kilogram पानी इसने स्टोर किया, उसके बाद पानी बह गया था. This soil stores water of 1.5 kilogram. I can say that from this conclusion, soil 2 has more saturation capacity than 1. More saturation capacity then soil 1. Everybody knows that. Saturation capacity अब तुमको समझ में आ चुकी है ये क्या होती है, बेसिक सी चीज है. आगे क्वेश्चन में आपको कई बार ये भी पूछता है, एट सैचुरेशन कैपेसिटी एसएमटी कितना होता है? तो वो एक ही बात जो मैंने लिखवाया ना, वो एक ही बात है. एट सैचुरेशन कैपेसिटी एसएमटी कितना होता है? That SMT is equal to 0. वो एक ही बात है. सैचुरेशन कैपेसिटी मतलब सैचुरेटेड सॉइल. ये चीज आपको याद रखनी है भाई साहब. अभी एक चीज याद रखना, जनरली वी टॉक अबाउट द सैंडी सॉइल. हाँ ठीक ना. अभी एक चीज और याद रखना, इसके बाद एक और टर्म आता है, दैट इज मच इंपॉर्टेंट टर्म, नोन टू बी एज द फील्ड कैपेसिटी. सर आई विल से दैट इट शुड बी डिफाइंड इन माय ओन टर्म्स. प्लीज हैव कंसंट्रेशन ऑन माय वर्ड्स. I am saying that it is defined as what? It is defined as maximum holding capacity of the soil. Maximum water holding capacity of the soil. अभी शब्दों पर गौर देना. Maximum water holding capacity of the soil
after the water gets drained off due to gravity, maximum water holding capacity of soil after the draining of water, after the draining of water from the soil against gravity या फिर ड्यू टू ग्रेविटी। अब मेरी बात को समझना, आई एम सेइंग दैट लेडीज एंड जेंटलमैन कि आपके पास एक मिट्टी थी और उस मिट्टी ने शुरू में क्या करा था, इस मिट्टी ने शुरू में 1.5 किलो पानी होल्ड कर रखा था। एंड आई एम सेइंग दैट यू नो दैट विद द पैसेज ऑफ टाइम वाटर गेट्स ड्रेन्ड ऑफ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। आई नो दैट विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय के साथ ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण के कारण आपका पानी जो है वो नीचे जाएगा, बट कुछ अमाउंट तक। 100% पानी कभी नहीं जाता, 100% पानी कभी नहीं जाता। यू नो दैट क्यों नहीं जाता? सर आई कैन गिव यू एन एग्जांपल। यू नो दैट एब्जॉर्ब वाटर तो कहीं नहीं जा रहा, एब्जॉर्ब वाटर उसी में रहेगा। यू नो दैट कैपिलरी वाटर तो कभी नहीं जा रहा, उसी में रहेगा। तो आई कैन से दैट कुछ अमाउंट ऑफ पानी जमीन के अंदर जाएगा, और वो कुछ अमाउंट ऑफ पानी मैंने कहा सपोज 750 ग्राम है, सपोज 750 ग्राम है। तो तुम्हारे को अभी एक चीज याद आएगी। अब मैं तुम्हें एक चीज बताने वाला हूं कि सर सैचुरेशन कैपेसिटी कितनी थी। ये एक कंसेप्ट बहुत जरूरी है, बच्चों को ना बहुत टाइम तक ये समझ ही नहीं आता, इसलिए जरूरी है। सैचुरेशन कैपेसिटी थी 1.5 किलो, लेकिन फील्ड कैपेसिटी कितनी बनी आपकी? वो बनी 750 ग्राम। कौन सी वाली? सर ये जो बची 750 ग्राम है ना, इसको 750 मत करो, इसको ऐसा करो, तुम कर लो यहाँ से 500 ग्राम, वो फिर पूरी आ जाएगी। तुम्हें अब समझ में आ जाएगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। इसको तुम ऐसा लिख लो, ये हो गई तुम्हारी 500 ग्राम, तो ये कितना बचा 1.5 किलो में से? ये बचा 1 किलो। तो आई विल से दैट कि ये कितनी बची अभी आपकी? 1000 ग्राम। तो ये है आपकी फील्ड कैपेसिटी। Now I know that what is field capacity. I can write one note from here. Saturation capacity जो है वो हमेशा, saturation capacity जो है वो हमेशा फील्ड कैपेसिटी से ज्यादा होगी, कभी भी कम नहीं हो सकती। ठीक है, ये चीज मुझे समझ में आ चुकी है 100%। जल्दी यस करके लिखो, ये चीज क्लियर है कि नहीं है? यार यस करके प्लीज आप लोग लिखा करो, अगर उपस्थित हो तो। मुझे लगेगा कि आप लोग उपस्थित हो यहाँ पर। चलिए, अभी मेरी बात आती है यहाँ पर कि इसका फील्ड कैपेसिटी की डेफिनेशन को मैं लिख लेता हूँ थोड़ा सा। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द फील्ड कैपेसिटी? आई कैन से दैट कि आपको पता है कि शुरू में तो सर वी कैन से टोटल अमाउंट ऑफ वाटर फॉर व्हाट? समझा नहीं धीरज कुमार? मैंने एक चीज तो कहा कि वाटर जो है नीचे जाता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, एंड यू नो दैट कि रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन जो है समय के साथ कम होता रहता है। जैसे जैसे पानी नीचे जाता रहेगा, रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन कम होता रहेगा। नो, विल डिक्रीज। नो, टोटल अमाउंट ऑफ द वाटर नहीं है। इसके आगे एक सेंटेंस लगा लेना, टोटल अमाउंट ऑफ द वाटर आफ्टर वाटर लॉस ड्यू टू ग्रेविटी। आफ्टर वाटर लॉस ड्यू टू ग्रेविटी, ये जरूरी है। जो आप लिख रहे हो वो सैचुरेशन कैपेसिटी है, ठीक है। आफ्टर वाटर लॉस ड्यू टू ग्रेविटी फील्ड कैपेसिटी बनता है। तो मैं एक चीज तो कह सकता हूँ कि समय के साथ आपका ये रेट डिक्रीज होता रहेगा। एक समय ऐसा आएगा कि ये रेट कांस्टेंट हो जाएगा या फिर बिल्कुल छोटा छोटा रह जाएगा। आई कैन से दैट। तो आई विल से दैट कि इफ यू वांट टू डिफाइन इट, देन आई विल से दैट कि रेट ऑफ, हाउ कैन यू डिफाइन इट? ऐसा लिखो, when the rate of changing the soil moisture, when the rate of changing soil moisture is very small, ठीक है, then the water content is said to be as fluid capacity। समझ में आ गया ना? ये चीज क्लियर होनी चाहिए, तो शब्द जरूरी होते हैं समझने। वाटर कंटेंट इज फील्ड कैपेसिटी। अब मेरी बात आती है यहाँ से लेडीज एंड जेंटलमैन कि ये भी क्लियर हो गया, फील्ड कैपेसिटी भी समझ आ गया। नाउ न्यूमेरिकल वैल्यू की तरफ आते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द फील्ड कैपेसिटी? तो फील्ड कैपेसिटी को न्यूमेरिकल फॉर्मूले में लिखना भी बहुत जरूरी होता है हमारे लिए। तो हाउ विल आई गोइंग टू राइट इट? एक मिनट।
फील्ड कैपेसिटी का फॉर्मूला मैं ऐसे लिखूंगा, वेट ऑफ मैक्सिमम वाटर held against gravity upon में unit weight of dry soil. That is the numerical formula for calculating the field capacity. Need to understand this. दिख रहे हैं ना आप लोगों को ये टोटल? अब मेरी बात आती है यहाँ पर, एक छोटा सा नोट करके और लिख सकते हैं आप लोग कि एट फील्ड कैपेसिटी SMT कितना होता है, सॉइल मॉइस्चर टेंशन कितना होता है, दैट इज नियरली इक्वल टू 1/10 ऑफ SMT इज इक्वल टू 1/10 टू 1/3 एटमॉस्फेयर। ये याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। आगे दूसरा पॉइंट आप लोगों को ये भी इसके लिए लिखना है कि मीडियम टेक्सचर्ड सॉइल अगर आपके पास है, कोई मीडियम टेक्सचर्ड सॉइल है, उसके लिए फील्ड कैपेसिटी कितना होता है, उसके लिए फील्ड कैपेसिटी कितना होता है मीडियम टेक्सचर्ड सॉइल के लिए। मीडियम टेक्सचर्ड सॉइल के लिए फील्ड कैपेसिटी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 50% ऑफ पोर वॉल्यूम। टोटल पोर्स की जो वॉल्यूम होती है उसका 50% के बराबर होता है मीडियम टेक्सचर। क्यों? बाकी पानी बह जाता है, बाकी पानी बह जाता है। सो आई विल से वन थिंग टू यू कि इफ यू आर हैविंग द फाइन ग्रेन सॉइल, इफ यू आर हैविंग द फाइन ग्रेन सॉइल, इफ यू आर हैविंग द कोर्स ग्रेन सॉइल, देन कैन यू प्लीज टेल मी कि फील्ड कैपेसिटी किस में ज्यादा होगी? फील्ड कैपेसिटी किस में ज्यादा होगी? फाइन ग्रेन में ज्यादा होगी कि कोर्स ग्रेन में ज्यादा होगी? ऑब्वियसली आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू ना कि मेरे शब्दों में, देसी जुगाड़ में अगर समझना चाहूं तो मैं ये कह सकता हूँ, फील्ड कैपेसिटी डिनोट्स व्हाट अमाउंट ऑफ द वाटर कंटेंट, दैट इज द कैपिलरी वाटर कंटेंट, दैट इज द हाइग्रोस्कोपिक वाटर कंटेंट। तो दैट वाटर कंटेंट इज नोन टू बी एज द फील्ड कैपेसिटी, नथिंग एल्स। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, पूछा जा सकता है। आगे मेरी बात आती है इसी के बाद एक और पॉइंट आता है, दैट इज नोन टू बी एज द परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। Permanent wilting point. Now, what is the permanent wilting point? Have a concentration. Now, ladies and gentlemen, have concentration. That water content at which plant roots cannot be not able to extract water from the soil. I will say that it is defined as the water content at which it is defined as the water content in which water content of soil in which soil at which plant roots not able to extract water from soil। मतलब पानी बहुत कम है कि प्लांट रूट पानी खींच ही नहीं पा रही है, तो एक्सट्रैक्ट वाटर फ्रॉम द सॉइल, उस वाले वाटर कंटेंट को हम लोग कहते हैं परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, दैट इज PWP। ये चीज आप लोगों को याद रखनी है, समझना जरूरी है, ठीक है। तो आई विल से दैट कि PWP का न्यूमेरिकल फॉर्मूला आपका क्या बनेगा? PWP का न्यूमेरिकल फॉर्मूला आप लोगों का क्या बनेगा? आई विल से दैट कि वेट ऑफ द वाटर इन द सॉइल व्हेन प्लांट्स gets permanently wilted, when plants get permanently wilted upon में weight of the dry soil। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला बन जाता है, हम लोगों को ये चीज याद रखनी है। आगे की मेरी बात आती है यहाँ से, लेडीज एंड जेंटलमैन, एक छोटी सी नोट करके लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार पूछा भी गया कि परमानेंट वेटिंग पॉइंट पर एट PWP SMT कितना होता है? एट PWP SMT कितना होता है? दैट इज नियरली अबाउट 7 से 32 एटमॉस्फेयर के बीच। अब तुम लोगों को एक चीज समझ में आ चुकी है यहाँ से कि आपका जो प्लांट है वो कितने से कितने एटमॉस्फेयर प्रेशर के बीच में नहीं निकाल सकता आपका पानी। So I can say that in the other words, I can say that कि beyond 7 atmosphere, plant won't be able to extract water. Another शब्दों में ऐसा भी लिख सकता हूँ, won't be able to extract water। अभी इतना मुझे समझ में आ चुका है
और उम्मीद है आपको भी आ गया होगा, कोई डाउट नहीं है, बेसिक सा टर्म है, बस घुमा के क्वेश्चन पूछ लेता है तो वो घुमा के हमने भी लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद मेरी बात आती है यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट टर्म और बनती है, दैट इज नोन टू बी एज द अवेलेबल मॉइस्चर। नाउ आई कैन से दैट व्हाट यू मीन बाय द अवेलेबल मॉइस्चर। एक मॉइस्चर तो था जो पूरा पूरा अवेलेबल था, एक मॉइस्चर तो पूरा पूरा अवेलेबल था, फील्ड कैपेसिटी। एक मॉइस्चर है जो बिल्कुल ही नहीं है, परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट। उन दोनों के बीच का मैं कह सकता हूँ अवेलेबल मॉइस्चर। तो आई कैन से दैट ना मॉइस्चर बिटवीन फील्ड कैपेसिटी एंड पीडब्ल्यूपी। अभी तुम एफसी और पीडब्ल्यूपी को समझ जाना अपने आप, ठीक ना। एफसी एंड पीडब्ल्यूपी कॉल्ड अवेलेबल मॉइस्चर, बस इतना ही कहना है और कुछ नहीं, ठीक है। न्यूमेरिकली इफ यू वांट टू राइट इट, then AM is equal to field capacity minus PWP, बस यही है, ठीक है। जैसे मैंने कहा यहाँ पर कि सपोज यू आर वाटर कंटेंट डेप्थ की टर्म्स में डिनोट किया जाता है। जैसे मैंने कहा कि इफ आई एम हैविंग द यूनिट एरिया, तो मैंने कहा कि मेरा यहाँ पर ये पूरा पूरा पीडब्ल्यूपी लाई करता है, यहाँ पर मेरा एफसी लाई करता है, तो ये पूरा बीच का जो है ये एएम है। तो ये चीज मुझे बतानी थी और यही है, ठीक। इसके बाद एक और आता है, दैट इज नोन टू बी एज द रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर। दैट इज नोन टू बी एज द रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर। नाउ रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर बोले तो रान क्या होता है, जो इजिली अवेलेबल है। देखो क्या होता है, तुम्हें एक चीज तो पता है कि यार फील्ड कैपेसिटी का पानी जो है वो 100% डेडिकेटेड वाटर है, बिल्कुल अवेलेबल है, तुम यूज करो जब मन कर रहा है। यहां तक का पानी मैंने कहा कि तुम आराम से यूज कर सकते हो। जैसे जैसे तुम नीचे आ रहे हो वैसे वैसे यू आर गोइंग टू टुवर्ड्स द पीडब्ल्यूपी रीजन, और पीडब्ल्यूपी रीजन तुम्हें पानी देने से कतरा रहा है। तुम कह सकते हो ना कि तुम अपने रीजन से बाहर निकल रहे हो, फील्ड कैपेसिटी से बाहर निकल रहे हो, एंड यू आर जस्ट मूविंग टू द पीडब्ल्यूपी रीजन। जैसे जैसे नीचे आओगे तुम्हारी मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी कम होती रहेगी, ऑब्वियसली ना। जैसे जैसे नीचे आऊंगा मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी कम होती जा रही है। सो आई कैन से दैट व्हेन वी गोज फ्रॉम, लिख लो ये बात छोटी सी है, व्हेन वी गोज फ्रॉम फील्ड कैपेसिटी टू पीडब्ल्यूपी, फील्ड कैपेसिटी से पीडब्ल्यूपी की तरफ जाएंगे, देन अवेलेबिलिटी ऑफ द मॉइस्चर डिक्रीजेस। उसी चीज को मैं कहता हूं कि 100% वाटर अवेलेबल नहीं है। सो दैट आई कैन से दैट व्हाट, कि 100% अवेलेबल मॉइस्चर इज नॉट यूजफुल। 100% अवेलेबल मॉइस्चर इज नॉट यूजफुल, 100% यूजफुल नहीं है, मतलब बहुत कश्मकश करनी पड़ेगी आपको। यूजफुल इजिली, ब्रैकेट में लिखो इजिली, तो चीजें समझ में आएंगी। कश्मकश करनी पड़ेगी, मरक्कत करनी पड़ेगी तुम्हें यहाँ पर कि तुम्हें वो पानी यूज करना है। तो इतनी मशक्कत से अच्छा है कि तुम ऐसा लिख सकते हो कि नियरली अबाउट आई विल से दैट कि ये जो रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर होता है ना, आई एम सेइंग दैट कि ये 75% ही अवेलेबल होता है ढंग से, बाकी के लिए मुझे फिर मशक्कत करनी पड़ती है और मैं उस चीज को फिर नहीं करना चाहता। तो वो रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर क्या बता रहा है कि हाउ मच वाटर इज इजिली अवेलेबल टू अस, इजिली अवेलेबल, दैट इज द मेन थिंग, इजिली शब्द यूज करना, बाकी कोई है। सो आई एम सेइंग दैट अनदर टर्म दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, सर मॉइस्चर इक्विवेलेंट एक टर्म आता है, ये मैं बताना भूल गया, अभी बता देता हूँ। मॉइस्चर इक्विवेलेंट क्या होता है? I will write one sentence of my own. It is the laboratory method to find. It is laboratory method to find what? It is a laboratory method to find what? It is the laboratory method to find field capacity of soil. एक मिट्टी की फील्ड कैपेसिटी निकालने का लेबोरेटरी तरीका है। होता क्या है? I will say that it defines as water content available in the soil. Water content available in 10 mm thick sample of soil after going through centrifugal force for आधा घंटा। अब तो मेरी बात को समझकर चलना, यहां से मैं कहना क्या चाहता हूं, एक मिट्टी है और तुम मिट्टी के गोले को घुमाए जा रहे हो, 10 mm थिक का मिट्टी का गोला है, घुमाए जा रहे हो। यू नो दैट देयर विल बी द एक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स,
and due to that centrifugal force water will be going to extract from the soil. अरे पानी उड़ेगा ना बाहर की तरफ, उड़ेगा सर, एक बात तो समझ कर चल लेना, तुम पानी को फेंकने की कोशिश कर रहे हो, अगर मिट्टी के अंदर ताकत है ना तो वो पानी को बचा लेगी, और जो मिट्टी पानी को बचा लेती है ना उसी को तो फील्ड कैपेसिटी कहता हूं। कैपिलरी वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर क्या है? तो मैंने क्या कहा कि तुम आधे घंटे तक मिट्टी को घुमाओ और जितना पानी रह गया वो फील्ड कैपेसिटी ऑफ द सॉइल है, उसको हम मॉइस्चर इक्विवेलेंट का नाम देते हैं। ठीक है, अब बात को समझना। आई एम सेइंग दैट लेडीज एंड जेंटलमैन यहां पर कि भैया तुम लोगों को ये भी समझ में आ चुका है कि यार फील्ड कैपेसिटी जो था वो खाली ग्रेविटी के वाटर को हटा रहा था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ग्रेविटी से ज्यादा नहीं लग रहा। ग्रेविटी कितना है? बहुत कम लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल बहुत ज्यादा लग रहा है। तो मैं कहना चाहूंगा कि ये जो मॉइस्चर इक्विवेलेंट है ना, ये आइडियल कंडीशन को डिनोट करता है कि कोई लॉस वॉस कुछ मत कंसीडर करो, लेकिन ओरिजिनली थोड़ा रह जाता है। सो आई विल से दैट कि this moisture equivalent, the water available after rotation, the water available after centrifugal force, CF को मैंने लिख दिया centrifugal force, ठीक है, is moisture equivalent, ये चीज समझ में आ चुकी है। And I will say that ladies and gentlemen कि moisture equivalent के बाद अभी समझ में आता है, एक छोटा सा नोट करके लिख लो कि तुम्हें ये भी चीज समझ में आ जाएगी। ये जो moisture equivalent है, मॉइस्चर इक्विवेलेंट जनरली बताता क्या है? tells us about आइडियल कंडीशन। ये जनरली आइडियल फील्ड कैपेसिटी के बारे में बता रहा है, जो कि हमारे ज्यादा काम की नहीं होती, बिकॉज प्रैक्टिकली में हम जीते हैं। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, जरूरी भी है। अब मैं फील्ड कैपेसिटी का फॉर्मूला निकालना बता देता हूँ। तो यहां पर लिखते हैं फॉर्मूला फॉर फील्ड कैपेसिटी। Suppose I am saying that कि you are considering the unit area of the field. आपने क्या करा कि फील्ड का यूनिट एरिया मान लिया, तो लेट यूनिट एरिया यानी A is equal to 1 and I am saying that D is the depth of the root zone, ऐसा लिख लिया। D क्या है आप लोगों का? Depth of the root zone. So I can say that ladies and gentlemen, I can say that यहाँ पर कि टोटल वॉल्यूम कितनी हो जाएगी? You can say that area into depth. एरिया कितना है? 1 है। तो I can say that कि वॉल्यूम जो है वो मेरी V की D के बराबर हो जाएगी। वॉल्यूम ऑफ द सॉइल जो है वो मैं D के बराबर लिख सकता हूँ। इतना समझ में आ चुका है। नाउ आई नो दैट लेडीज एंड जेंटलमैन कि फील्ड कैपेसिटी क्या था? वेट ऑफ द वाटर अपॉन वेट ऑफ द सॉइल, वेट ऑफ द वाटर अपॉन वेट ऑफ द सॉइल इनटू 100। ये सब पता था आप लोगों को, मैं फॉर्मूला लिखवा चुका। नाउ यू कैन से दैट लेडीज एंड जेंटलमैन कि यहाँ पर आप लोग ऐसे लिख सकते हो कि भैया वेट ऑफ द वाटर अपॉन वेट ऑफ द सॉइल को मैं गामा की टर्म्स में लिख सकता हूँ, गामा इंटू वी, दैट इज गामा डब्ल्यू इंटू वी डब्ल्यू अपॉन में गामा डी इंटू में वी डी। इतना समझ में आ चुका है। गामा डी समझ रहे हो ना, ड्राई यूनिट वेट ऑफ द सॉइल, ड्राई वॉल्यूम ऑफ द सॉइल। I will say that कि volume is equal to D, so I can write it as कि field capacity is equal to में field capacity is equal to gamma W into में VW अपॉन में gamma D into में बड़ा D, मतलब जो depth of the root zone था वो मैंने यहाँ से निकाल लिया। Now have a concentration here, ladies and gentlemen. तुम लोग यहां से लिख सकते हो यहाँ पर कि VW is equal to में गामा D into में D into में फील्ड कैपेसिटी अपॉन में गामा W, एंड यू नो दैट कि VW is equal to एरिया into DW, so I can write it as ना, एरिया तो 1 है, VW is equal to में A into DW, एरिया 1 है, तो I can write it as DW is equal to गामा D into में फील्ड कैपेसिटी अपॉन में गामा W। और इसी का तो खेल है सारा, कितना पानी देना चाहिए, डेप्थ ऑफ द वाटर तो निकालना है। सो आई विल से दैट DW is the depth of the water applied, depth of water applied। ये चीज आप लोगों को समझ में आनी चाहिए, एंड दिस इज द मेजर फॉर्मूला, यू नीड टू लर्न इट। व्हाट इज द फॉर्मूला हियर? DW is equal to gamma into में gamma D dry soil into में D depth of the root zone into field capacity upon में gamma W। That is the major formula we need to learn। अभी तुम लोग मुझे बस ये बताओ, इतना समझ आया थम्स अप करके, so that we can come with a numerical of this, तो और क्लियर हो जाएगा।
ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 1 इज सेइंग टू यू व्हाट, सुनेंगे फिर करेंगे. The field capacity and permanent wilting point, field capacity and permanent wilting point for a given 0.8 meter root zone, for 0.8 meter root zone is कितना है? Field capacity is given to you as 35% and permanent wilting point is given to you as 10%. It is given. ठीक है. Now at a given time soil moisture in the soil is 20%. At a given time soil moisture कितना आ रहा है आप लोगों का? 20%. ये भी given है. It is 20%. When a farmer irrigates the soil with 250 mm depth of the water. Depth of the water कितना है? 250 mm depth of the water. Assuming specific gravity of the soil is 1.6. It is given to me that it is 1.6. Determine the amount of the water wasted from the consideration. Determine amount of the water. Determine wasted water. Determine wasted water. क्या आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं? अगर आप लोगों को बोला जाए, आप सोचेंगे दोबारा से, मैं बता देता हूँ. फील्ड कैपेसिटी गिवन है, टोटल रूट जोन डेप्थ गिवन है, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट गिवन है, सॉइल मॉइस्चर गिवन है, डेप्थ ऑफ द वाटर गिवन है, जी गिवन है. आपको कह रहा है कि एक फार्मर इरिगेट कर रहा है इस सारे डाटा के साथ, तो वेस्ट कितना हो रहा है पानी वो निकालना है. कैन यू प्लीज टेल मी? सर हैव अ कंसंट्रेशन हियर. आपको एक चीज तो समझ में आ चुकी है, मैं करूं या आप लोग करोगे? मैं करूं या आप लोग करोगे इसको? आप बता दीजिए. अभी तुमको पता है कि वेस्टेड वाटर क्या होता है? अभी तुमको पता है वेस्टेड वाटर तुम कैसे डिफाइन कर सकते हो? आई एम सेइंग दैट कि अप्लाइड वाटर माइनस में फील्ड कैपेसिटी. जितना पानी तुमने दिया था, जो पानी कैपिलरी और स्टोर वाटर हुआ अगेंस्ट ग्रेविटी जो हुआ, दैट इज द वेस्टेड वाटर ना. अप्लाइड वाटर में से फील्ड कैपेसिटी माइनस कर देता हूँ. फील्ड कैपेसिटी क्या है? यूज्ड वाटर. अब टोटल में से यूज निकाल दूंगा तो वेस्टेड ही निकल कर आएगा. अभी मुझे निकालना है फील्ड कैपेसिटी, मुझे पता ही नहीं है. How am I going to solve it? Now I can say that, ladies and gentlemen, मैं एक चीज तो जानता हूँ कि फील्ड कैपेसिटी को भी मैं किस तरीके से निकालूंगा. मैंने कहा कि यहाँ पर मुझे डेप्थ की टर्म्स में गिवन है. आई कैन से दैट कि फील्ड कैपेसिटी के पानी को भी मुझे डेप्थ की टर्म्स में ही निकालना पड़ेगा. जो डेप्थ की टर्म्स में निकालना पड़ेगा, तो मैं डेप्थ की टर्म्स में ही आंसर दूंगा. ये मेरी कॉमन सेंस और मेरी न्यूमेरिकल सॉल्विंग सेंस मुझे ये चीज कहती है. तो मैंने क्या कहा कि अप्लाइड वाटर तो 250 mm का मुझे गिवन था, एंड दिस DW में निकाल नहीं सकता. वो कैसे निकालूंगा? गामा D इंटू में FC अपॉन में गामा W. आई नो वन थिंग सर, गामा D अपॉन गामा W होता है G. गामा D अपॉन गामा W होता है मेरा G. मैंने कहा 250 माइनस में G का वैल्यू मुझे कितना गिवन था? 1.6. आगे मुझे D कितना गिवन था? 0.8. आगे मुझे डाटा क्या क्या गिवन था यहां से? आई एम सेइंग दैट लेडीज एंड जेंटलमैन, डाटा मुझे यहां से गिवन था फील्ड. एक मिनट, हाँ, फील्ड कैपेसिटी 35% है, लेकिन पहले से सॉइल का मॉइस्चर 20% है. फील्ड कैपेसिटी 35% है मिट्टी की, लेकिन तुम कितना दोगे? फील्ड कैपेसिटी 35 है और पहले से 20 उपस्थित है, तो तुम्हें तो 15 ही देना पड़ेगा ना सर. तुम्हें तो 15 ही देना पड़ेगा ना. पहले से 20 उसमें है. मेरे इस कंसेप्ट को समझना अभी पूछूंगा मैं. तुम्हें 35 तक पहुंचाना है. दैट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द वाटर दैट अ सॉइल कैन होल्ड, और 20 पहले से है, तुम्हें तो 15 देना पड़ेगा ना. तो आई कैन राइट इट एज कि 0.35 में से 0.2 माइनस कर देता हूँ. अभी ये चीज अपने को समझ में आनी चाहिए. एंड व्हेन आई विल बी गोइंग टू सॉल्व इट, आई विल गेट द आंसर एज 0.192. सो वाटर वेस्टेड कितना हो गया?
वेस्टेड वाटर कितना हो गया? आई विल से दैट 250 माइनस में 0.192, तो 58 mm के आसपास मेरा इसका आंसर आ गया। अब सभी बच्चे मुझे ये बताओ समझ आया कि नहीं आया? सभी बच्चे, तो ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे लिए भी। छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं हम भी। ये धीरज के अलावा देवानंद भी है, सचिन एस भी है, लव चौधरी भी है, मीनाक्षी बेहरा भी उपस्थित होनी चाहिए शायद। जल्दी करेंगे, ठीक है ना? चलो, अभी एक दो क्वेश्चन और करवाने थे लेकिन समय की पाबंदी है, थोड़ा पढ़ा देता हूँ मैं मेरी नजर में। एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट बनता है सर, एक और क्वेश्चन करो, इम्पोर्टेंट बन रहा है क्वेश्चन, ये वाला कंसेप्ट अच्छा है। तो क्वेश्चन आपको कहता है wheat is to be grown in the field, wheat is to be grown in the field having the capacity of 27%। आपको बोला गया था परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट इज 13, पीडब्ल्यूपी इज 13%। आगे आपको कह रहा है फाइंड द स्टोरेज कैपेसिटी इन, फाइंड स्टोरेज कैपेसिटी इन 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर डेप्थ ऑफ द सॉइल। डेप्थ ऑफ द सॉइल आपको गिवन है 80 सेंटीमीटर का, तो आपको निकालना क्या है? स्टोरेज कैपेसिटी निकालना क्या है आपको? स्टोरेज कैपेसिटी। नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग टू यू आगे, if dry unit weight of the soil is, if gamma d is equal to 1.5 g per cc, if irrigation water is to be supplied when average soil moisture falls to, soil moisture कितना जा रहा है? soil moisture falls to 18%। अगर आपका soil moisture 18% चले जाता है तो वाटर डेप्थ कितनी चाहिएगी? तो आपको डीडब्ल्यू कितना चाहिएगा? दो चीजें निकालना है, पहली चीज आपकी ये हुई, दूसरी चीज आपकी ये हुई। यहां तक आपका पहला केस जा रहा है। सो व्हाट शुड आई डू हियर? आई नो वन फॉर्मूला that is known to be as fc into my gamma d into my d upon my gamma w, that is equal to dw। that is one formula, I know that। और ladies and gentlemen, एक चीज तो आप लोगों को पता है, यहां से पहले आपको निकालना है कि मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी। नाउ यू कैन से दैट कि स्टोरेज कैपेसिटी क्या होगी? स्टोरेज कैपेसिटी क्या होगी? यू कैन से दैट दैट इज इक्वल टू अवेलेबल मॉइस्चर। कितना पानी अवेलेबल है मेरे पास? अवेलेबल मॉइस्चर, अवेलेबल मॉइस्चर इज द storage capacity। So I can write one formula from here, that is gamma d into my d into my fc में से pwt हटा देता हूँ। अभी परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट हटा दूंगा, जो पानी अवेलेबल है उसी के करस्पॉन्डिंग डेप्थ निकालूंगा ना, डेप्थ तो उसी के करस्पॉन्डिंग निकालूंगा, वही तो मेरी स्टोरेज कैपेसिटी मुझे बताएगा कितना पानी स्टोर हो रहा है। समझ रहे हैं इस कंसेप्ट को आप लोग? स्टोर कितना पानी हो रहा है, फील्ड कैपेसिटी से परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट के बीच का पानी स्टोर होता है, मैंने वो कर दिया। गामा डी 1.6 था, डी का वैल्यू 0.8 था, फील्ड कैपेसिटी इज गिवन टू मी एज 0.27, दैट इज 0.13 अपॉन में 1। व्हेन आई विल बी गोइंग टू सॉल्व इट आई विल गेट द आंसर। नाउ सेकंड पार्ट सेज टू मी दैट, सेकंड पार्ट मुझे निकालना है यहां से कि अगर आपका जो मॉइस्चर कंटेंट है वो 18 चला गया, dw इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूं 1.6 into 0.8 into में फील्ड कैपेसिटी कितनी है, दैट इज 0.27, माइनस में कितना मॉइस्चर जा रहा था क्वेश्चन में? 18%। सो माइनस कर देता हूं, एक्स्ट्रा पानी मैंने इतना ही दिया अपॉन 1। व्हेन आई विल बी गोइंग टू सॉल्व इट आई विल गेट आंसर। दैट इज द कांसेप्ट, गॉट इट? चलो, अब इसके बाद एक छोटी सी चीज आती है मेरे पास, वो भी इंपॉर्टेंट बनती है हमारे लिए। तो अब आते हैं सॉल्ट कंसेंट्रेशन। 1 मिनट का पेशेंस करो, तो पानी पी के आऊंगा। 1 मिनट का पेशेंस करना, पानी पी के आ रहा हूँ। और आप लोग क्वेश्चन को देखना चाहो तो देख सकते हो, इतने मैं आया।
ओके है? चलिए, now we need to discuss another topic that is known to be as the standards of irrigation water. There are various standards like impurities कितना होना चाहिए, salt कितना होना चाहिए, toxin elements कितने कितने क्या क्या चल सकते हैं, आयंस कितने होने चाहिए, बैक्टीरिया कितना होना चाहिए, बाइकार्बोनेट कितना होना चाहिए, ये सारी चीजें आप लोगों को अभी डिस्कस करनी है, जैसे कि क्वालिटी पैरामीटर्स है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल से दैट कि पहला मेरे पास आता है दैट इज द सेडिमेंट कंसंट्रेशन ऑफ द वाटर। नाउ व्हाट इज द सेडिमेंट कंसंट्रेशन ऑफ द वाटर? आई विल से दैट कि we have the limits over the impurities present in the water. We have limits over impurities present in the irrigated water. Present in irrigated water. Irrigated water में कितना कितना impurities present होना चाहिए, उसके ऊपर हमारे पास कुछ लिमिट्स होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू कि भैया क्या होता है कि अगर आपके पास कोई कोर्स ग्रेन सॉइल है, अगर आपके पास कोर्स ग्रेन सॉइल है और उसमें आप फाइन ग्रेन सॉइल मिला देते हो तो मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। कैसे देखते हैं, पहले लिख लेते हैं। फाइन सॉइल कंटेंट इन कोर्स सॉइल is directly proportional to fertility of the soil. अभी कैसे, जब बहुत कोर्स सॉइल होती है तो जाहिर सी बात है कि कैपिलरी बिल्कुल खत्म है, तो फर्टिलिटी कैपिलरी के भी प्रोपोर्शनल चलती है। तो कैपिलैरिटी को बढ़ाने के लिए फाइन सॉइल अगर डालते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है, यही इसका रीजन आता है। एक छोटा सा पॉइंट और लिखना चाहते हैं यहाँ से कि ये तो हो गया मेरा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मुझे क्या कहते हैं कि सेडिमेंट फ्रॉम द एरोडेड सॉइल reduces the fertility of the soil. क्यों भाई ऐसा क्या होता है इसमें? मैं आपको रीजन बताना चाहूंगा इसका कि जो भी आपकी एरोडेड सॉइल होती है उसके जो सेडिमेंट होते हैं, एरोडेड सॉइल के सेडिमेंट एक जगह आकर डिपॉजिट हो जाते हैं, तो एक जगह डिपॉजिट होने की वजह से बहुत बल्कनेस आ जाती है, वेट भी ज्यादा बढ़ता है, जिसके कारण वहां की क्रॉप डिस्ट्रॉय हो जाती है, वहां की मिट्टी में उपजाऊपन नहीं आ पाता, ठीक है। तो हम ये भी कहना चाहेंगे कि बहुत ज्यादा वेट के कारण मिट्टी की फर्टिलिटी खत्म हो गई, तो सेडिमेंट फ्रॉम द एरोडेड रिड्यूसेस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, ये चीज याद रखना है। इसके बाद मेरे पास आता है दैट इज नोन टू बी एज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। सेकंड आता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन हैव अ कंसंट्रेशन हियर कि जनरली होता क्या है, आपको पता है आपकी मिट्टी के अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम मिलते हैं। तो आई विल से दैट कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम if exceeds the limit reduces the fertility of the soil. If exceeds the limit reduces fertility of the soil. अगर ये अपनी लिमिट को बढ़ा देते हैं, अपनी लिमिट से ज्यादा हो जाते हैं, तो ये अपनी सॉइल की फर्टिलिटी को कम कर देते हैं, ठीक है। आई विल से वन थिंग टू यू कि जनरली वी हैव अ टर्म, जनरली sodium is being analyzed because it has hazardous effect. Because सबसे ज्यादा जो hazardous effect होता है वो हम सोडियम के लिए देखते हैं, तो सोडियम सबसे ज्यादा नुकसानदायक होता है, इसलिए हम सोडियम को ज्यादा एनालाइज करते हैं। तो there is a term which is used to find the sodium concentration. There is a term, तो उस टर्म का हमें यूज करना पड़ता है, that is known to be as the सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो। सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो का हम लोग यूज करते हैं यहाँ पर। तो अभी एक चीज आप लोगों को याद रखनी है कि ये सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो एक्चुअली में आपको बताती क्या है, इट टेल्स मी अबाउट द हैजार्ड ऑफ द सोडियम। ये होता क्या है देख लेते हैं। सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो को हम लोग सार कहते हैं, तो सार मुझे बताता क्या है, इट टेल्स अस अबाउट हैजार्डनेस ऑफ द सोडियम, सोडियम की हैजार्डनेस के बारे में ये मुझे बताता है। Now what is SAR here? SAR का फॉर्मूला आपको याद रखना है कि सोडियम आयन कंसंट्रेशन अपॉन कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन प्लस मैग्नीशियम आयन कंसंट्रेशन का मीन और उसका रूट, दैट इज द फॉर्मूला फॉर द SAR।
सार से रिलेटेड मैं आपको कुछ डाटा लिखवाना चाहूंगा जो कि आपको रटना है, इसमें मैं कुछ नहीं बता सकता, टोटली रट्टा मारो जिंदाबाद का खेल है और रटना पड़े, ठीक है। तो अभी मेरी बात आती है कि सार का क्या डाटा चलता है तुम्हें यहाँ से, कि अगर आपकी सार की वैल्यू 0 से 10 के बीच है, अगर आपके सार की वैल्यू 10 से 18 के बीच है, अगर आपके सार की वैल्यू 18 से 26 के बीच है, अगर आपके सार की वैल्यू 26 से बड़ी है, ठीक है, एक्स, तो मैं कहना चाहता हूं कि इसको मैं कहता हूँ लो सोडियम वाटर, इसको मैं कहता हूँ लो सोडियम वाटर, इट वॉन्ट बी हैजार्डस, बहुत ज्यादा हैजार्ड नहीं करता। इट इज सेड टू बी एज द मीडियम सॉल्ट सोडियम वाटर, it is said to be as the high sodium water, and it is said to be as very high sodium water. ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि खाली सोडियम को ही नहीं, और भी, मतलब सोडियम हैज द मैक्सिमम हैजार्डस इफेक्ट, सो वी आर जस्ट एनालाइजिंग द सोडियम इन द सेपरेट टर्म्स। सो अभी ये भी हैजार्ड करता है, ये भी दिक्कत करता है, ठीक है। तो बाकी चीजों को हम अलग से नहीं पढ़ रहे, बाकी चीजों को कंबाइंड इफेक्ट में लेकर चलते हैं, तो वो कंबाइंड इफेक्ट जो है एक्चुअली में कितना सॉल्ट का कंसंट्रेशन है ये उससे पता लग जाता है। सो आई एम सेइंग दैट कि सॉल्ट का कंसंट्रेशन इन द वाटर इज सेड टू बी सैलिनिटी कंसंट्रेशन। तो अभी हम लोग सैलिनिटी कंसंट्रेशन को पढ़ रहे हैं, तो सैलिनिटी कंसंट्रेशन हम लोग निकालते कैसे हैं? सैलिनिटी कंसंट्रेशन का एक छोटा सा फॉर्मूला होता है सर, दैट इज नोन टू बी एज द सी डॉट क्यू अपॉन में क्यू माइनस में Cu माइनस में Re। अब ये क्या है जरा उसको डिफाइन करते हैं। C इज द सॉल्ट, अरे सुबेरे एक लेक्चर में मैंने फॉर्मूला लिखवाया तो फॉर्मूला गलत हो गया, तो दोबारा पढ़ाऊंगा मैं, अभी फॉर्मूला गलत हो गया जरा सा, उसको भी करेंगे डिस्कस। सॉल्ट कंसंट्रेशन, जल्दीबाजी में गलत हो गया, सॉल्ट कंसंट्रेशन Q इज इक्वल टू डिस्चार्ज, Q इज इक्वल टू डिस्चार्ज, और Cu is the consumptive use of water. This I will tell you in the next class. This I will tell you in the next class. What is it? Consumptive use of water, and Re is equals to the effective rainfall. Re is equals to the effective rainfall. तो इस फॉर्मूले के हिसाब से हम अपना सॉल्ट कंसंट्रेशन निकालते हैं। अब एक छोटी सी चीज को याद रखना कि तुमको एक चीज तो पता आती है प्यारे दोस्त यहां से कि सॉल्ट कंसंट्रेशन को जितना ज्यादा रखोगे उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी, और यू कैन से दैट electrical conductivity of the solution is directly proportional to salt concentration. Electrical conductivity is directly proportional to salt concentration. Now everybody knows that, कोई डाउट ही नहीं है। तो I can say that कि हम salt concentration के साथ साथ electrical conductivity को नापते हैं। Electrical conductivity can be measured in many ways. It is easy to measure actually. तो हम electrical conductivity को नापते हैं। तो I will say that कि generally electrical conductivity जो होता है या salt concentration किस यूनिट में नापा जाता है? I will say that कि सॉल्ट कंसंट्रेशन जो है लिख लो, सैलिनिटी, सैलिनिटी कंसंट्रेशन इज मेजर्ड इन मिलीग्राम पर लीटर और ppm, ठीक है। इसी के साथ मैं एक छोटा सा नोट करके लिखवा देता हूँ कि अगर आप लोगों का सैलिनिटी कंसंट्रेशन जो है 2000 से बड़ा आ गया, अगर सैलिनिटी कंसंट्रेशन 2000 से ज्यादा आ गए, तो हम कहेंगे इट विल बी हार्मफुल टू ऑल क्रॉप्स। ये हर तरह की क्रॉप्स के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी, तो खत्म हो सकती है आपकी क्रॉप्स, ये चीज आपको याद रखनी है। इसी के साथ आई विल से दैट कि जो आपकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, जो आप लोगों की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किस यूनिट में नापी जाती है? कैन एनीबॉडी टेल मी? दैट इज म्यू महो पर सेंटीमीटर ना, माइक्रो महो पर सेंटीमीटर, इसका यूनिट है ये, दैट इज म्यू महो पर सेंटीमीटर, इस यूनिट में इसको नापा जाता है। एंड देयर आर सर्टेन वैल्यूज आप लोगों को याद रखना है कि भैया अगर आप लोगों का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 250 से कम आता है, अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 250 से बड़ा आता है, 750 तक चलता है, अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 750 से 2250 के बीच चलता है, अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 2250 से बड़ा आता है, इसको बोला जाता है लो सलाइन वाटर, इसको बोला जाता है लो सलाइन वाटर, इसको बोला जाता है मीडियम सलाइन वाटर, इसको बोला जाता है हाई सलाइन वाटर, और इसको बोला जाता है वेरी हाई सलाइन वाटर, ठीक है।
याद रखेंगे, एग्जाम में ना डायरेक्टली पूछ लेते हैं, तो ये चीज आप लोगों को याद होनी चाहिए। आप एक छोटी सी चीज और लिख लो, नोट करके, ये चीज भी काम आनी चाहिए कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज मेजर्ड एट व्हाट टेम्परेचर। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज मेजर्ड एट व्हाट टेम्परेचर? 25 डिग्री सेल्सियस। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है ये कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इस टेम्परेचर पे ही मेजर की जाती है आइडियल परफॉर्मेंस को गेन करने के लिए, ठीक है? तो ये चीज आपको याद रखें। अब इसके बाद मेरी बात आती है यहाँ से, लेडीज एंड जेंटलमैन, की टॉक्सिक एलिमेंट्स की प्रेजेंस भी देखी जाती है। तो आई विल से दैट की कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक एलिमेंट्स। देखिए, टॉक्सिक एलिमेंट्स की मैं बात करना चाहूँ तो देयर आर 3 और 4 टाइप्स ऑफ द टॉक्सिक एलिमेंट्स। लाइक सबसे पहले तो मैं करता हूँ बोरॉन की बात। तो बोरॉन शुड बी लेस देन और इक्वल टू 4 ppm। 4 ppm से ज्यादा अगर बोरॉन चले जाते हैं तो बहुत नुकसान कर देगा, अदरवाइज डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, डिस्ट्रॉयज ऑल क्रॉप्स, ठीक है? अभी सिलेनियम की मैं बात करना चाहूँ, जनरली 2 ही मेजर देखे जाते हैं। सिलेनियम तो मतलब आप ये लगा लो कि ये 1 के आसपास जाता है, मतलब सिलेनियम तो बहुत ही कम, आप ये लगा लो 2 या 1 के आसपास। सिलेनियम शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1 ppm और 2 ppm, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो बहुत हार्मफुल है, ठीक है? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आगे मेरी बात आती है यहाँ पर लेडीज एंड जेंटलमैन की बैक्टीरियल कंसंट्रेशन देख लेते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया, इट इज नॉट वेरी सीरियस प्रॉब्लम ऑन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। ये प्रॉब्लम कहाँ जाहिर करता है? ये प्रॉब्लम आप लोगों की आती है जब आप क्रॉप्स को उगा लेते हैं। क्रॉप्स को उगाने के बाद ये प्रॉब्लम दिखाता है, लेकिन वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। सो आई विल से दैट इट शोज इट्स प्रॉब्लम एज, इट शोज प्रॉब्लम ऑन क्रॉप्स नॉट ऑन सॉइल। ये चीज मुझे समझ में आनी चाहिए, ठीक है? एक बार थम्स अप करना यार, एक न्यूमेरिकल करा दूंगा। टीएलएम क्या होता है मीनाक्षी? मैं समझा नहीं, टीएलएम क्या होता है? अरे फुल फॉर्म बोल दो भैया, ऐसे तो ईपीएम, ईपीएम क्या है? फुल फॉर्म बोलिए। क्वेश्चन करते हैं एक छोटा सा। क्वेश्चन में आपको कह रहे हैं कि सोडियम आपको गिवन है, यहाँ से सोडियम प्लस गिवन है 345 मिलीग्राम पर लीटर। कैल्शियम आप लोगों को गिवन है 60 मिलीग्राम पर लीटर। उसके बाद मैग्नीशियम गिवन है 18 mg पर एल, ठीक है? इक्विवेलेंट पर मिलियन। ओ कल करा दो, क्वेश्चन है नहीं अभी, लाना पड़ेगा। हाँ क्वेश्चन, अरे फॉर्मूला ठीक करा रहा था, इस क्वेश्चन के बाद करा देता हूँ, ठीक है? अभी बात आ रही है यहाँ पर कि आपको निकालना है क्या? फाइंड सार। नाउ आई विल से दैट लेडीज एंड जेंटलमैन, पहली बात तो ये जो सार है इसके अंदर जो भी कंसेंट्रेशन आता है, सोडियम का कंसेंट्रेशन, ये इसका कंसेंट्रेशन, कैल्शियम का, मैग्नीशियम का, all the concentration should be in, all concentration should be in milli equivalent per liter, all the concentration should be in milli equivalent per liter। यही कह रहे थे क्या? यही कह रहे थे क्या? ठीक है, चलो अभी बात आती है कि how will you going to convert it in। I will say that सोडियम की मैं बात करना चाहूँ तो how will you going to convert this? कितनी बार करोगे वैसे? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड इट टू यू, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इज मिली इक्विवेलेंट। व्हेन आई विल बी गोइंग टू सॉल्व इट आई विल गेट आंसर। कैल्शियम दैट इज 60 अपॉन में मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कैल्शियम इज आई थिंक सो 20। यू आर गोइंग टू सॉल्व इट फॉर मैग्नीशियम, तो 18 अपॉन में व्हाट, मैग्नीशियम का कितना होता है? 12 लगा दो, हो गया। अभी और डिटेल में कराऊं क्या मीनाक्षी आपको कि ये 12 क्यों लिखा मैंने, ये 20 क्यों लिखा, ये 23 क्यों लिखा? क्योंकि देखिए सोडियम के ऊपर चार्ज 1 है,
तो इसलिए 23/1 40/2 होता है, टोटल मास 40 होता है ना, 40/2 इसका होता है 24/2। तो इसलिए जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो विल गेट द वैल्यू आ रही है 15 3 और 1.5। तो वो लिखी हुई है, मैंने वहां से देख के लिख दी। अभी सार की वैल्यू निकालनी थी, तो सार का फॉर्मूला क्या आया मेरे पास, 15/3 प्लस में 1.5 का 2 का रूट। When I will be going to solve it, I'll get the SAR as 10. I'll get the SAR as 10. अभी शुरू में सुबह वाले लेक्चर में एक फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने, y अपॉन में f log ऑफ q अपॉन में q माइनस में f है। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था ऐसा कुछ फॉर्मूला? हाँ, तो वो फॉर्मूला मैंने एक्चुअली में सुबह गलत लिख दिया था। ये log मैंने पहले लगा दिया था, आई थिंक लॉग मैंने पहले लगा दिया था, है ना, तो वो बाद में कर लेना, बस यही था, बाकी सब वही है। आगे लगा दिया था लॉग, तो वो गलती से लग गया था, लॉग यहाँ आएगा। मुझे एक बच्चे ने बताया फॉर्मूला गलत लिख दिया आपने, तो मैंने ठीक करा दिया, 2.303 log 10। ठीक, क्लियर है, बस यही कराना था। सो चले क्या, चलते हैं। थैंक यू फॉर कंटिन्यूअसली वाचिंग मी। जय हिंद, जय भारत। कल मिलते हैं, कल तो छुट्टी है, कल 1 बजे दिन में मिलते हैं, कल तो छुट्टी है, 1 बजे आइए आप लोग दिन में। सो मिलते हैं कल 1 बजे। वन लाइनर चल रहे हैं यार, मेरी ख्याल में आप लोगों को आना चाहिए, बहुत सही है। वन लाइनर सीरीज कोई छोटी सीरीज नहीं है, आपके लिए बहुत काम आएगी, इसलिए आप लोग 1 बजे आ सकते हैं। सो अभी के लिए सॉइल। तो उम्मीद मेरे प्यारे दोस्तों आपको सेशन पसंद आया होगा, आप लोगों ने अच्छे से उसके नोट्स भी बनाए होंगे और एक एक कंसेप्ट को क्लियर किया होगा। आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि वीडियो अगर पसंद आती है तो शेयर करना मत भूलना, दोस्तों को बताओ, क्योंकि फ्री एजुकेशन हमारे देश में कम ही मिल रही है, तो मैं फ्री दे रहा हूँ, तो आप लोग भी उसको शेयर करिए और वीडियो को लाइक जरूर करना पसंद आए तो। प्लस आपको मैं बताना चाहता हूँ, हाँ अगर मुझसे जुड़ना चाहते हो ना, मेरी गाइडेंस में ऐसे ही कंटेंट को लेना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, तो ये मेरा कोड है NG Live सर, इसको अप्लाई करो, डायरेक्टली मुझसे जुड़ जाओगे। 10% का डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा, उसमें तो कोई शक ही नहीं है आप लोगों को, तो ध्यान रखना, NG Live इज माई कोड। सो अभी के लिए थैंक यू फॉर कंटिन्यूअसली वाचिंग मी। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो, इसी तरीके से नॉलेज गेन करते रहो और देश का भला करते रहो। ऐसे ही लेक्चर पाने के लिए अनअकैडमी पर मुझे फॉलो कर लो, वहां मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विंग इंजीनियरिंग का लेक्चर चल रहा है आप लोगों के लिए, टोटली फ्री है, वो भी इसी तरीके का कंटेंट है, पूरा IAS तक को प्रिपेयर करवाया जा रहा है। प्लस लेडीज एंड जेंटलमैन, इससे पहले सर्विंग इंजीनियरिंग भी करा चुका हूं, उसको भी देख लीजिएगा, लेक्चर के डिस्क्रिप्शन लिंक में प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल रहा होगा, तो वहां जाकर आप सारे लेक्चर्स को आसानी से देख सकते हैं। तो अभी के लिए चलते हैं, धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ बनने के लिए, बाय।